डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम इकाई 2 त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का लेखक परिचय एवं उपन्यास की कथा वस्तु भाग 2 के तहत त्यागपत्र उपन्यास की कथा वस्तु को समझेंगे। जैनेन्द्र कुमार रचित त्यागपत्र प्रथम पुरुष में लिखा गया उच्च कोटि का 98 पृष्ठों का एक लघु उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास आत्मकथानक शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास में हम मृणाल के माध्यम से एक स्त्री के कई रूप देख सकते हैं। वह एक परित्यक्ता, परभोग्या और करुणामयी आधुनिक स्त्री है। लेखक ने मृणाल की स्थिति के माध्यम से विवाह पूर्व, प्रेम और बेमेल विवाह संबंधित प्रश्नों को उठाया है। इस उपन्यास की कथा नायिका मृणाल के आजीवन आत्मपीड़न पर आधारित है। उसका जीवन पीड़ा, घुटन, प्रताड़ना, त्याग, समर्पण, करुणा और उत्सर्ग से भरा है। प्रस्तुत उपन्यास की कथा दुखांत है, जो हमारी आत्मा और हृदय को कचोट कर रख देती है। मृणाल जैसा स्त्री चरित्र तथा कथित सभ्य समाज की सभ्यता पर सवालिया निशान लगाता है। समाज के भीतर दोहरा स्वरूप लेकर विचरण करते लोगों को बेनकाब करता है। जैनेन्द्र जी का यह उपन्यास बुद्धिजीवी वर्ग को सामाजिक नियम, कानून, नैतिकता, आदर्श की परिभाषाओं पर पुनर्विचार करने हेतु विवश करता है। जैनेन्द्र जी ने मनोविश्लेषण के माध्यम से कथा वस्तु में नवीनता प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। उपन्यास की कथा वस्तु तो उपन्यास का नायक प्रमोद है, जो जज की कुर्सी पर बैठा है, परंतु पाप पुण्य की समीक्षा करने में वह असमर्थ है, क्योंकि उसकी बुआ मृणाल, जो कि प्रमोद से 4-5 साल ही बड़ी थी, उसके मरने की खबर पाकर वो बेचैन हो जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन के साथी के रूप में प्रमोद अपनी बुआ मृणाल की कथा जीवनी अपने शब्दों में लिखता है। नायक प्रमोद है, जो आगे चलकर न्यायाधीश के पद पर बैठता है। बुआ से बिछुड़कर वह चैन नहीं पाता और आखिर अपनी बुआ की कथा लिखते लिखते अंत में वह लिखता है, आज जो असली तराजू है उसमें मैं हल्का तुल रहा हूँ। यह सब मैल है जो मैंने बटोरा है, मैल है जो कि मेरी आत्मा की ज्योति को ढक रहा है। मैं यह सब नहीं चाहता हूँ। अंत में वह अपनी जजी छोड़ देता है। इसी के साथ सही करता हूँ कि जजी से अपना त्यागपत्र मैंने दाखिल कर दिया है। इस प्रकार उपन्यास का प्रारंभ और अंत प्रमोद से होता है। त्यागपत्र में मृणाल नामक एक नारी की गाथा है। माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़े भाई और भाभी प्रमोद के माता पिता उसके अभिभावक हैं, जिनके साथ वह रहती है। बचपन में उसे अपनी भावत से बड़ा कड़ा संरक्षण मिला था। मृणाल के लिए प्रमोद यहाँ बुआ शब्द का ही प्रयोग करता है, क्योंकि मृणाल प्रमोद से कोई 4-5 साल ही बड़ी होगी। मृणाल के भाई उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी सभी इच्छाएं भी पूरी करते थे, किंतु भाभी उसे अपने अनुशासन में रखती हैं। आर्य गृहिणी का जो उनके मन में आदर्श था, वह ठीक उसी के अनुरूप मृणाल को ढालना चाहती हैं। प्रमोद और बुआ की बहुत बनती है। वह तितली की तरह उड़ती फिरती है, नटखट है, स्कूल में उधम मचाती है और घर जाकर वहां की नई शरारतें अकेले में प्रमोद को सुनाती हैं। बुआ धीमे धीमे बुद्धिमती होती जाती है। वह अपनी सखी शीला के भाई के साथ प्रेम करती है। जब भाभी को पता चलता है तो वह उसे बेत से पीटती हैं। तब से मृणाल कभी हंसी ही नहीं। मृणाल का आरंभिक आचरण बहुत स्वाभाविक था। उसमें स्कूल की एक लड़की का खुलापन था, चहक थी। शीला के भाई के साथ प्रेम संबंध होने पर उसके मन की महक भी बड़ी सहज थी। वह एक चिड़िया बनकर उड़ जाना चाहती थी। उसका स्वाभिमान भी बड़ा आकर्षण था। भाभी के हाथों बेत से बुरी तरह पिटने पर भी वह रोती नहीं, गुमसुम पड़ी रहती है। मृणाल की भाभी अचानक मृणाल का रिश्ता तय कर देती हैं। उसकी शादी एक अधेड़ वय के विदुर के साथ कर देती हैं, जहां उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। शादी के बाद बुआ के खत आते हैं, पर उसमें खास कुछ समाचार नहीं होता था। शादी के 8-10 महीने के बाद बिना कुछ खबर दिए हुए एक नौकर को साथ लेकर वह घर चली आती हैं।
भाई इस बात से अप्रसन्न होते हैं। प्रमोद के लिए पुराने दिन लौट आते हैं, किंतु बुआ में बहुत परिवर्तन नजर आ रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं थी। सारी देह पीली पड़ी थी और वह गर्भवती थी। भतीजे प्रमोद के साथ अपनापन होने के कारण बुआ उसे बताती हैं कि बेत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। फूफा उसे बेत से मारते थे क्योंकि वह खराब थी। 3 महीना बुआ अपने मायके में रही, फिर अंत में उसे फूफा के साथ जाने को तैयार होना पड़ा। उसकी सोच के अनुसार कन्या जाति अपने पिता के घर के लिए नहीं होती, और फिर उसके तो पिता भी जीवित नहीं थे। प्रमोद भी बुआ की बातें सुनकर बड़ा होने लगा था और समझदार भी। बुआ से काफी लंबे समय तक प्रमोद का मिलना न हुआ। कुछ समय बाद पता चला कि बुआ ने एक मृत कन्या को जन्म दिया है। बुआ के समाचार उसे कोई नहीं बताता। बहुत दिनों के बाद प्रमोद को पता चलता है कि पति ने बुआ को त्याग दिया है। बुआ दुष्चरित्र है और फूफा को मालूम है कि वह सदा से ही ऐसी हैं। उसे कोठरी में रख दिया है। उसमें चाहे जैसे भी रहे, मायके जाने के लिए बुआ तैयार नहीं थी। बुआ को तलाशने के चक्कर में प्रमोद को भी यही पता चला कि अब बुआ उस जगह नहीं रहती। वहां से वह कहीं और चली गई हैं। कोयले की दुकान वाला एक बनिया उसके साथ में है। इसी दौरान प्रमोद के पिताजी का देहांत हो जाता है। प्रमोद बुआ को ढूंढते ढूंढते उस मोहल्ले में पहुंच जाता है जहां बुआ रहती थी। बुआ एक धोती में बैठी अंगीठी पर कोयले की आंच में रोटी सेक रही थी। देह दुबली थी, मुंह पीला पड़ गया था और वह गर्भवती थी। बुआ के साथ बातचीत करके प्रमोद लौटते समय बुआ से कहता है, यह जगह मुझे बहुत बुरी मालूम पड़ती है। तुम इस जगह कब तक रहोगी बुआ? वह प्रमोद को उत्तर देती है, इस कोठरी में मैं न रहूंगी तो और कोई रहेगा। ये कोठरियां तो आबाद ही रहेंगी। इनमें रहने लायक आदमी बहुत हैं। बुआ जानती थी कि जिस कोयले वाले के साथ वह रहती है, वह उसे ज्यादा दिन नहीं रख सकेगा। तब इस कोठरी में उसके उठने का भी दिन होगा। बुआ प्रमोद से वादा करते हुए कहती है कि वेश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी, इसका विश्वास रखो। बुआ के अनुसार उसे कोयले वाले ने उसके लिए सब कुछ त्यागा है। उसकी करुणा पर ही वह बची है। लेकिन वह मर सकती थी, लेकिन नहीं मरी। मरने को अधर्म समझकर ही वह बच गई। वह उसे नहीं छोड़ सकती। वह पापिनी हो सकती है पर बेहया नहीं हो सकती। बुआ प्रमोद से कहती है, जिसको तन दिया उसे पैसा कैसे लिया जा सकता है। बुआ स्त्री धर्म को पतिव्रत धर्म ही मानती थी। इसी कारण अपने पति से छल नहीं कर सकती थी। शीला के भाई के साथ प्रेम के किस्से की बात बुआ ने अपने पति से कह दी थी, और तब से मृणाल अपने पति की आंखों में कांटा बन गई थी। ससुराल छोड़कर मायके नहीं जा सकती थी। स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मायके की है। ससुराल से टूटी तब मायके से तो आप ही टूट गई। प्रमोद चुपचाप कोयले वाले की कोठी में बुआ की कहानी सुन रहा था। बुआ के गर्भवती होने के बाद उस आदमी को बुआ से विरक्ति हो रही थी और उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। अब वो मृणाल से दूर जाना चाहता था, पर बुआ के पेट में उसका बालक था। फिर भी वह स्वार्थी नहीं थी। उसका मोह उससे टूट गया था। फिर भी मृणाल सोचती है कि जब तक पास है तब तक वह पुरुष अन्य नहीं है। मेरा सब कुछ उसका है। उसकी सेवा में त्रुटि नहीं कर सकती। पतिव्रत धर्म तो यही कहता है कि मृणाल की ऐसी अनोखी कहानी सुनकर प्रमोद कुछ समझ नहीं पा रहा था, किंतु कुछ जरूरत हो तो लिखना कहकर प्रमोद उस कोठरी से चल देता है। रह रहकर लंबे अरसे तक प्रमोद बुआ को नहीं भूल पाता और फिर एक बार बुआ को ढूंढने उसी नगर फिर से पहुंच जाता है। पर वहां कोयले वाले की दुकान भी नहीं मिलती और उसे पता चलता है कि वह आदमी अपनी औरत को पीट पाट कर छोड़कर भाग गया है। किसी के द्वारा पता चलता है कि मर्द के जाने के बाद वह औरत भी 1 डेढ़ महीना तो वहां रही। कपड़े सीती थी और काम चलाती थी। बड़ी भली औरत थी। दुख दर्द में ढांढस बंधा दी थी। बच्चों को घर बिठाकर पढ़ाया करती थी और सबके छोटे मोटे काम करने को तैयार रहती थी। पर फिर वह कहाँ चली गई किसी को भी नहीं पता चला। अस्पताल में जाकर प्रमोद द्वारा छानबीन करने पर पता चलता है कि अस्पताल में 5 महीने पहले मृणाल नाम की एक स्त्री आई थी। उसके वहां एक लड़की होने के चौथे रोज उस लड़की को माता निकल आई थी। जनरल वार्ड में वो भर्ती थी। 15 दिन में वो लड़की की चेचक ठीक हो गई, और क्योंकि उसी रोज से माँ बेटी का नाम रजिस्टर में नहीं है, छानबीन करने पर प्रमोद को विश्वास पक्का हो जाता है कि वह बुआ ही होगी। वहां के डॉक्टर के अनुसार वह कुछ काम भी मांगती थी। नर्स बनने को भी तैयार थी। अंग्रेजी भी उसे आती थी। लड़की वह अच्छी थी, पर बच्ची को मिशन को देने की और ईसा मसीह को मानने की बात उसे स्वीकार नहीं थी।
वह एक हिंदू स्त्री थी। संयोग से प्रमोद के रिश्ते की बात चलने पर डॉक्टर साहब के घर पर ही प्रमोद की भेंट बुआ से हो जाती है। बुआ उस समय डॉक्टर के घर पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चे उनसे खुश थे। वह स्कूल में भी पढ़ाती थी और घर पर भी जाकर ट्यूशन लेती थी। डॉक्टर की बेटी राजनंदिनी को देखने प्रमोद आया था, लेकिन बुआ को ढूंढते ढूंढते वह स्कूल के पास ही क्वार्टर में पहुंच गया जहां वह रहती थी। पता चला कि मुन्नी 10 महीने की होकर मर गई थी। इस करुण कथा को दिल में दबाए प्रमोद डॉक्टर साहब से छल नहीं करना चाहता था। रिश्ता तय होने पर, टीका होने पर प्रमोद ने चुनौतियों के साथ कहा कि मास्टरनी मेरी बुआ है। डॉक्टर साहब ने भी इस हकीकत को स्वीकार कर लिया, पर राजनंदिनी की माँ और बिरादरी को उसमें आपत्ति थी। रिश्ता टूट गया। बुआ को भी इस नौकरी पर नहीं रहने दिया गया। ट्यूशन तो छूट ही गया, बुआ की वह जगह भी छूट गई। अंतिम बार जब प्रमोद बुआ से मिला तब वो वकील था। उनकी हालत दर्दनाक थी। वह बीमार थी और एक कोठरी में पड़ी थी। इस बार बुआ ने स्वयं प्रमोद को पत्र लिखा था। प्रमोद की माँ का देहांत हो चुका था। बुआ अब समाज के जूठन के बीच रहती थी। दुर्जनता ही मानो वहां की कीमत थी। ऐसी जगह वह प्रमोद को नहीं बुलाना चाहती थी, पर प्रमोद से ना रहा गया और वह वहां पहुंच जाता है। वह बुआ को लिवाने गया था, पर बहुत बहस के बाद भी प्रमोद बुआ को नहीं ला सका। वह चला आया, फिर नहीं गया। आकर वकालत में ऐसा चिपक गया कि किसी बात के लिए आंखें ही नहीं खोली, कुछ भी नहीं और न देखे। अपनी इस करनी का प्रायश्चित करते हुए प्रमोद को 17 वर्षों के बाद अपने पर धिक्कार की भावना आती है। अंतिम प्रकरण में वह स्वयं कबूल करता है कि आज जो असली तराजू है उसमें मैं हल्का तुल रहा हूँ। यह सब मैल है जो मैंने बटोरा है, मैल की मेरी आत्मा की ज्योति को ढक रहा है। मैं यह सब नहीं चाहता हूँ। अचानक उसकी आत्मा उसे कचोटने लगती है कि वह किसी अमानुषिकता के साथ 17 वर्ष बुआ को बिना देखे काट गया, और अब खबर आती है कि बुआ मर गई। बुआ को याद करते हुए वह स्वीकार करता है कि बुआ तुम गई, तुम्हारे जीते जी मैं राह पर ना आया। अब सुनो, मैं यह जजी छोड़ता हूँ। जगत का आरंभ समारंभ छोड़ दूंगा। अपने लिए तो उतनी ही स्वतंत्रता से रहूंगा जितना अनिवार्य होगा, यह वचन देता हूँ। इसी के साथ वो अपनी सही करता है और कि जजी से अपना त्याग पत्र मैंने दाखिल कर दिया है। यही उपन्यास का अंत है, बुआ की मृत्यु और प्रमोद का त्याग पत्र। उपन्यास के समग्र संदेश को और मजबूत करता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबावों के कारण व्यक्ति कैसे फंस जाते हैं और कैसे एक व्यक्ति की उपेक्षा दूसरों को जीवन भर के पश्चाताप की ओर ले जा सकती है। त्यागपत्र एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय के अनुसार त्यागपत्र एक ट्रेजेडी है, वज्र हृदय को भी हिला देने वाली ट्रेजेडी। ट्रेजेडी उसके अनाथ होने में नहीं, उसके जीवन में रोटियों के लाले पड़ने में नहीं, उसके तिल तिल कर करने में नहीं, बल्कि पति के प्रति समर्पित होकर जीवन व्यतीत करने के कारण, पति की अपेक्षिता होकर नरकी जीवन को स्वीकार कर लेने पर बाध्य होने में है। परिस्थितियों के नीचे दबकर कब्र में चला जाना तो कुछ नहीं, पर परिस्थितियों के चक्कर में पड़कर एक सती साध्वी स्त्री का अपवित्र वेश्या जीवन की भयंकर यंत्रणा को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना, यह आत्मा की ट्रेजेडी है। आज की कक्षा में हमने उपन्यास की कथा वस्तु को समझा। आगे की कक्षा में हम त्यागपत्र उपन्यास की विशेषताएं, उसके कथानक और उपन्यास में निहित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः